Hello everyone, welcome to my YouTube channel R Square पाठशाला। I'm Ravi सैनी। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स जो कि न्यूज़पेपर्स में या फिर करंट्स में इम्पॉर्टेंट में चल रहे हैं और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स जो हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ये सीरीज़ रहेगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्वालिफ़िकेशंस एंड डिसक्वालिफ़िकेशंस फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़। अभी जैसे हमें 2-3 दिन पहले जो है मिस्टर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि केरला में पड़ती है, उनको लोकसभा से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि सूरत की एक कोर्ट ने उनको जो है 2 साल की सज़ा दी थी एक डिफेमेशन केस में, जो कि 2019 का इलेक्शन रैली में उन्होंने कुछ कहा था, उसके डिफेमेशन केस में उनको सज़ा सुनाई गई है। अब इससे ये टॉपिक से अपने को बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि एज़ ए कैंडिडेट जो है हमें जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि बट भाई व्हाट आर द क्वालिफ़िकेशंस एंड डिसक्वालिफ़िकेशंस फॉर द members of legislature in the center or in the states, so for the MPs and MLAs। तो वही हम डिस्कस करेंगे। जनरली जो MPs के लिए हम जो क्वालिफ़िकेशंस और डिसक्वालिफ़िकेशंस पढ़ेंगे सेम एज इट इज़ MLAs के लिए हैं, बस उनके कॉन्स्टिट्यूशन के क्लोज अलग हैं, आर्टिकल्स अलग हैं, वो आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और पहले हम क्वालिफ़िकेशंस और डिसक्वालिफ़िकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कन्विक्शन को लेके, और क्या क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या बोलता था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में क्या बोला, वो हम इस क्वालिफ़िकेशन डिसक्वालिफ़िकेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है तो क्वालिफ़िकेशन फॉर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 84 हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए उसके बारे में जो है बताता है। तो सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन जो वेरी बेसिक है कि ही मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा कि ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड अफर्मेशन एज प्रोवाइडेड इन द 3rd शेड्यूल बिफोर द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। जब कोई आदमी जो है इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करेगा अपना इलेक्शन कमीशन मतलब जब नॉमिनेशन फाइल करेगा तो उसको फाइलिंग के टाइम पे जो है ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ती है एज़ पर 3rd शेड्यूल। अब वो किसके सामने देनी पड़ती है, जनरली जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में हम सब डिवीज़न में देखें तो जो SDMs होते हैं वही इलेक्शन इंचार्ज होते हैं, और वही उन्हीं को जाके जो है नॉमिनेशन सबमिट करना पड़ता है, और वही जो है ओथ और अफर्मेशन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो जो ओथ होती है वो जो ओथ हमारी 3rd शेड्यूल में मेंशन है, जनरली उनको क्या करना पड़ता है कि द कैंडिडेट हैज़ टू swear to bear true faith and allegiance to the Constitution of India and to uphold the sovereignty and integrity of India। बेसिकली ये 2 चीज़ें होती हैं जो उनको ओथ के तौर पे लेनी पड़ती हैं जब वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं अपना। फिर एक क्वालिफ़िकेशन है आर्टिकल 84 में कि राज्यसभा के केस में जो कैंडिडेट है वो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, और लोकसभा के केस में वो 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द एज लिमिट फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इन केस ऑफ राज्यसभा एंड इन केस ऑफ लोकसभा। और फिर बोलता है कि ऐसी कोई अदर क्वालिफ़िकेशन उसके पास होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट ने लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब की हुई है। ठीक है, तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू ओथ और अफर्मेशन एज प्रोवाइडेड इन द 3rd शेड्यूल। देन एज लिमिट जो हमने देखी 30 साल फॉर राज्यसभा, 25 साल फॉर लोकसभा, एंड एनी अदर क्वालिफ़िकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने इस प्रोविज़न के अंडर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो है एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस दी हुई हैं। 84 में क्वालिफ़िकेशंस है आर्टिकल 84 में, इसके एडिशनल जो है आर्टिकल 84 के अंडर ही जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस दी हुई हैं। वो क्या क्या हैं, जैसे ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर बोथ द हाउसेस,
कि कोई भी कैंडिडेट जो एमपी के लिए खड़ा होना, इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, कंटेस्ट करना चाहता है राज्यसभा या फिर लोकसभा के लिए, वो जो है किसी भी पूरे भारत में किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो इलेक्टर ही नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो एक फिर कि अगर कोई एससी कैटेगरी के कोई मेंबर है किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से, अगर वो उस जो एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व्ड है उसके लिए लड़ना चाहता है, तो वो एससी एसटी का मेंबर भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई जेंडर अदर देन एससी एसटी की सीट्स आके लड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। जो सीट्स रिजर्व्ड हैं एससी एसटी के लिए, वो वही जो है कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। बट ये है कि एससी एसटी के जो मेंबर्स हैं वो जो सीट्स रिजर्व नहीं हैं, मतलब जनरल सीट्स पे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर है वर्डिंग से ही। तो ये बेसिकली जो है हमारी एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस में ये दो इम्पॉर्टेंट हैं कि एक तो वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इलेक्टर होना चाहिए, और दूसरा एससी एसटी की सीट्स पे अगर कोई लड़ना चाहता है तो वो एससी एसटी का मेंबर ही होना चाहिए, और एससी एसटी वाला मेंबर ओपन सीट्स पे भी लड़ सकता है। ठीक है। अब उसके बाद जो है अब ये सेम क्वालिफ़िकेशन जो 84 के अंडर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ऐसे ही जो है हमारी जो एमएलए के लिए जो डिस्क्वालिफ़िकेशन रहेंगी वो बेसिकली आर्टिकल 173 में रहेंगी। आर्टिकल 173 में रहेंगी, सेम ही है, कोई अलग कुछ अलग नहीं है। राज्यसभा के जगह वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा, बट दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे स्टेट्स में नहीं है, जिसमें है उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएगा, जिसमें नहीं है उसके लिए खाली लेजिस्लेटिव असेंबली की ही बात होगी। ठीक है। तो ये है इसमें। तो उसके बाद हम डिस्क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्क्वालिफ़िकेशन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आर्टिकल 102 के अंडर हैं, और जो एमएलएज़ की हैं वो आर्टिकल 191 के अंडर है बेसिकली। ठीक है। तो पढ़ते हैं कि ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के अंडर है, वो मेंबर है, और अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड कर रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अदर देन द ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर। बेसिकली क्या होता है, कुछ ऑफिस जो हैं जैसे एमपीज़ होते हैं, बेसिकली ये पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। अब कहती जैसे इन्हीं में से मिनिस्टर्स बनते हैं, है ना, मिनिस्टर्स बनते हैं कुछ, फिर अलग अलग कमेटीज़ के चेयरमैन बनते हैं। तो पार्लियामेंट ने जो है लॉ के द्वारा कुछ ऑफिसेज़ को जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी से एग्जम्प्ट कर रखा है। जैसे मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये सारे जो है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आते हैं बेसिकली, तो ये एग्जम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि कोई भी मेंबर जो है वो ये अगर वो एग्जम्प्ट ऑफिस के अलावा कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, तो वो उसके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है। अगर वो अनसाउंड माइंड का है, और ये कोर्ट ने जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि यस ये अनसाउंड माइंड का है, तो वो उसके बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई दिवालिया हो जाता है, तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, या फिर उसने वॉलेंटरली जो है किसी फॉरेन स्टेट की सिटीज़नशिप एक्वायर कर ली है, तो एक्वायर करने पे इंडियन सिटीजन उसकी ऑटोमेटिकली जो है ख़त्म हो जाती है। तो वही बात हुई घूम फिर के कि इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है। या फिर किसी फॉरेन स्टेट से वो एलिगेंस की एक्नॉलेजमेंट, मतलब किसी फॉरेन स्टेट के साथ टच में है, और या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस है और एडहेरेंस टू ए फॉरेन स्टेट, तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। या फिर अगर
कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और उस लॉ के अंडर वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इफ़ ही सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है। एक और चीज़ है कि अगर कोई पर्सन जो है कोई ऐसा ऑफिस होल्ड कर रहा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मतलब वो मिनिस्टर है यूनियन में या स्टेट में, अगर इसी रीज़न से अगर उसको बोले कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो वो ऑफिस ऑफ होल्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले केस में। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे वैसे तो ऑफ प्रॉफिट के ऑफिस हैं, बट देज आर अंडर द एग्जम्प्ट कैटेगरी। ठीक है, तो वो आएगा। एक और प्रोविज़न है, इफ़ ही सो डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल मीन्स एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो भी वो 10th शेड्यूल के अंदर भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। अब वो केसेस क्या हैं वो हम जब 10th शेड्यूल पढ़ेंगे तब हम डिटेल में कर लेंगे। अभी अपने को सिर्फ क्वालिफिकेशंस के बारे में जानना है। ठीक है। ठीक है, अब जैसे इसने बोला कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया उसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाती है। तो अब पार्लियामेंट ने वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस जो है वो मेंशन की हुई हैं। वो कौन कौन सी है वो हम देख लें डिटेल में। अब इसी में एक ऐसी आएगी जिसके अंडर राहुल गांधी जी जो है वो कन्विक्ट मतलब जिसकी वजह से इस उस प्रोविज़न की वजह से बेसिकली उनकी मेंबरशिप गई है। जैसे कि कोई भी मेंबर है उसको मेंबर बना रहने के लिए पार्लियामेंट का ही मस्ट नॉट हैव फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। मतलब इलेक्शंस में आप करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे या फिर आप इलेक्शन ऑफेंसेस में अगर गिल्टी पाए जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बेसिकली मस्ट नॉट हैव कम यहाँ पे मतलब ये हुआ उसको मेंबर बना रहने के लिए ही मस्ट नॉट हैव फाउंड गिल्टी, अगर पाया गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास है वो हम ये डिस्क्वालिफिकेशंस के बाद हम देख लेंगे। ठीक है, ही मस्ट नॉट हैव, बेसिकली सब में ये मस्ट नॉट हैव आपको मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि मेंबरशिप बनी रहने के लिए ही मस्ट नॉट हैव, अगर नोट हटा देते हैं अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, मेंबरशिप बनी रहने के लिए ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रीजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, देखिए जिसके जिसके अंदर अपने को फोकस करना है। राहुल गांधी जो है इसी के अंडर हुआ क्या है, जो सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल के लिए कन्विक्ट की डिफेमेशन केस में। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर कोई आदमी जो है अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसी ऑफेंस में कन्विक्ट होता है और जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज़्यादा होती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियरली लिखा है, तो इसी प्रोविज़न के अंदर जो है वो उनकी मेंबरशिप गई है। ठीक है, बट द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज़ नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिटेंशन लॉ भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर जो है अथॉरिटीज़ ने उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जो है अरेस्ट किया है और वो 2 साल से ज़्यादा तक रख लिया फॉर एनी रीज़न, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए में की कैटेगरी में आएगा नहीं। ही मस्ट हैव बीन कन्विक्टेड, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 ईयर्स। उसके बाद मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम फ्रेम। अब होता है क्या है कि इलेक्शंस होने के बाद जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, उसको जो है अपने इलेक्शंस पे जितना खर्चा हुआ वो मनी कहाँ से आया वो सारा अकाउंट जो है उसको देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जनरली हमारे इलेक्शंस पे एमपी एमएलए और जो लोकल इलेक्शंस होते हैं सबकी एक्सपेंसेस अमाउंट की एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट के इलेक्शन में कितनी अमाउंट जो है वो खर्च कर सकता है उसकी लिमिट्स हैं बेसिकली। तो बस वही इंश्योर एक कंप्लायंस के लिए हर एक कैंडिडेट को वेदर ही इज़ ए विनर और लूज़र ही हैज़ टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ हिज एक्सपेंसेस विद इन द टाइम फ्रेम टू इलेक्शन कमीशन। अगर वो नहीं देता है तो ही इज़ लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द
legislature if he is the winner. He must not have an interest in the government contracts, works or services. कि गवर्नमेंट के जो काम कर रहे हैं उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है. देन he must not be a director or managing agent nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25% शेयर. मतलब गवर्नमेंट की कोई शेयर है किसी कंपनी में 25% से ज़्यादा, वो आदमी उसी कंपनी में जो है, जो MP MLA बन के आएगा, वो उसी कंपनी में जो है उसमें डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग एजेंट या फिर उस एक मैनेजमेंट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है. अगर वो ऐसी सिचुएशन में होता है तो ही इज़ लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड. दूसरा, फिर वो जो है गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन के मामले में या फिर डिसलॉयल्टी टू द स्टेट के मामले में जो है डिसमिस नहीं हुआ होना चाहिए. अगर वो हो गया होगा तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा. आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में एक डिसमिस्ड आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर थे, मिलिट्री के मेंबर थे, जो SP की टिकट से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट 2019 के इलेक्शन में वाराणसी से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था. बट बाद में उसकी जो नॉमिनेशन है उसको जो है रद्द कर दिया गया था, बिकॉज़ वो जो है टाइम पे जो डिसमिसल सर्टिफिकेट जो उसको मिला होगा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया था. रीज़न बीइंग कि भाई ये था कि वो जो है डिसलॉयल्टी टू द स्टेट के बेसिस पे उसको डिसमिस किया गया है. बट उसको प्रूव करना था कि वो उसके बेसिस पे नहीं हुआ है, तो उसको सर्टिफिकेट सबमिट करना था जो वो नहीं कर पाया था, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उसकी नामांकन ही रद्द कर दिया गया था, ठीक है. Then he must not have been convicted for promoting enmity between different groups or for offense of bribery. जैसे 2 साल की जो लिमिट है वो तो किसी भी केस में है, बट उसमें कन्विक्शन की जो है इम्प्रिजनमेंट की टर्म मेंशन की हुई 2 या 2 साल से ज़्यादा. बट अगर वो जो है ब्राइबरी या फिर डिफरेंट ग्रुप्स में एनमिटी बढ़ाने के आरोप में अगर कन्विक्ट हुआ है तो उसमें टर्म्स का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है. वो बस खाली जो है वो चार्ज वो होना चाहिए स्पेसिफिक, जैसे ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी या फिर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एनमिटी बढ़ाने का, ठीक है. ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती, ठीक है. ऐसे किसी जो है क्राइम में वो पनिश नहीं होना चाहिए, जैसे अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देना, डाउरी को बढ़ावा देना या फिर सती को बढ़ावा देना, ये सब में वो जो है कन्विक्ट नहीं होना चाहिए. तो अब बात आती है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई अब ऊपर जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस हमने पढ़ी तो इन पे डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगी, तो इन पे जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के केस में अंडर आर्टिकल 102 के केस में प्रेसिडेंट होगा, और आर्टिकल 191 MLAs के केस में जो है वो गवर्नर होगा. उनका डिसीजन फाइनल होगा, बट डिसीजन देने से पहले उनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना चाहिए, ठीक है. मैंडेटरी नहीं है बट लेना चाहिए, ऐसा है, ठीक है. तो यहाँ पे जो है हमने क्वालिफ़िकेशन जो है क्वालिफ़िकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 84, MLA के लिए 173, डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए MP का 102, MLAs के लिए 191, ठीक है. अब जो है हम देख लेते हैं बाकी सारे प्रोविज़न जो MP और MLAs के डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए हैं वो सेम है. जैसे राज्यसभा के लिए 30 साल की एज थी, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल की हो जाएगी, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल की हो जाएगी. तो वही है. एक और जो इसमें एक थोड़ा सा अलग वो ये है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं तो वो मेंबर भी उस कंसर्न स्टेट से ही बिलोंग करते होने चाहिए, तभी गवर्नर उनको नॉमिनेट कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उस स्टेट के ही कंसर्न को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. तो ये था एक. तो अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट केसेस की. लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. और एक लोक प्रहारी एक NGO है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का. अब ये बेसिकली क्या है कि
ये दो केसेस हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी की जो मेंबरशिप गई है वो इमीडिएटली गई है। इससे पहले जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 4 था, उस सेक्शन 4 में बेसिकली क्या था कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है कन्विक्शन के 3 महीने बाद से चालू होगी। मतलब अगर कोई आदमी कन्विक्ट हो गया तो उसके पास 3 महीने का टाइम है अपनी कन्विक्शन को चैलेंज करने के लिए हायर कोर्ट में। तो जनरली क्या होता था पहले कि वो उस 3 महीने का यूज़ करते थे और जो है हायर कोर्ट में जाते थे, अपील फ़ाइल करते थे, है ना, और जो है अपील फ़ाइल कर देते थे और अपनी ऑफिशियल जो सीट्स है, मतलब अपनी सीट्स को जो है कंटिन्यू रखते थे, बचा के रखते थे, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। क्योंकि 8(4) में ये प्रोविज़न था कि अगर कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स, एमपी या एमएलए, उनको जो है अगर वो अपील्स फाइल कर देते हैं उस पीरियड में और उनकी अपील्स अगर पेंडिंग है हायर कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे, है ना। तो ये प्रोविज़न था सेक्शन 8(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। एक तो 3 महीने का टाइम था। अब जो जैसे राहुल गांधी वाले केस में 30 दिन का टाइम दिया है, वो पहले जो है 3 महीने का टाइम था। और 3 महीने में भी अगर एक तो कन्विक्शन 3 महीने के बाद ही होगी, कन्विक्ट कर दिया उसके 3 महीने बाद ही जो है डिस्क्वालीफाई के लिए लाइबल वो होते हैं। तो वो 3 महीने में वो अक्सर क्या करते थे, पार्लियामेंटेरियन या फिर लेजिस्लेटर्स असेंबली के, वो हायर कोर्ट में जाते थे और अपील फाइल कर देते थे। अब जब जब तक अपील पेंडिंग रहती थी वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। तो इसी प्रोविज़न को चैलेंज करते हुए लिली थॉमस जो कि एडवोकेट थी, उन्होंने जो है अपील फाइल करी थी। तो 2013 में इसकी जजमेंट आई थी सॉरी। तो बेसिकली जो प्ली फाइल करी गई थी, प्ली का उद्देश्य क्या था, उनका ये था कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है उनको जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है उससे फ्री करना है बाय बैरिंग कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस और होल्डिंग एन ऑफिशियल सीट्स। जनरली जैसे मैंने बताया कि 3 महीने का टाइम होता था, फिर वो अपील फाइल कर देते थे, अपील पेंडिंग रहती थी तो वो अपनी सीट्स को कंटिन्यू करते थे, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। हालांकि वो कन्विक्टेड है, अपील फाइल कर रखी है, कन्विक्ट इनिशियल कोर्ट ने तो उनको जो कन्विक्ट कर दिया ना, तो क्रिमिनल एलिमेंट ही हुए वो। तो वो क्रिमिनल एलिमेंट्स को से जो है इंडियन पॉलिटिक्स को क्लीन करने के उद्देश्य से ये पीआईएल फाइल करी गई थी। उसी के बेसिस पे तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2013 में ये सेक्शन 8(4) जो है इसको स्ट्राइक डाउन किया था, saying it is ultra vires the constitution. So this provision was struck down as unconstitutional by the Supreme Court in this case. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या बेसिकली, इस जज ये तो स्ट्रक डाउन तो कर दिया, फिर उसके बाद कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 को इस कोर्ट की जब जजमेंट आई थी तब बोला कि अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर अगर वो कन्विक्ट होता है ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 1, 2, 3 ऑफ सेक्शन 8 जो हमने पढ़े थे ना, डिसक्वालिफिकेशंस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो ये सारे ऑफेंसेस हैं बेसिकली। अगर इन ऑफेंसेस के अंडर अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर अगर कन्विक्ट होता है तो वो उस कन्विक्शन की वजह से जो है, और सेंटेंस अगर 2 या 2 साल से ज़्यादा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इमीडिएट इफेक्ट, मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा वो डिस्क्वालीफाई, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि तो बेसिकली जो सेक्शन 8(4) में जो प्रोटेक्शन पहले मिली हुई थी पार्लियामेंटेरियंस को या फिर लेजिस्लेचर के मेंबर्स को, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी। उसने बोला कि अगर कोई कन्विक्शन अगर होता है और सेंटेंस उसको 2 या 2 से ज़्यादा साल का मिलता है तो वो इमीडिएटली जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा इस केस में। तो कोर्ट ने फर्दर ये भी बोला कि जो कन्विक्टेड पार्लियामेंटेरियंस या फिर लेजिस्लेटर्स होंगे उनकी मेंबरशिप जो है दैट नो लॉन्गर विल बी प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 8(4) एज वाज प्रीवियसली द केस। जैसे मैंने बताया कि 3 महीने का टाइम होता था, फिर वो अपील फाइल कर देते थे तो वो बच जाते थे। तो वो प्रोटेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब कन्विक्टेड जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे या फिर जो लेजिस्लेटर्स होंगे उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अब इसी के बेस में हुआ कि अब सूरत कोर्ट ने जैसे ही राहुल गांधी को कन्विक्शन दिया और 30 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया, हालांकि 30 दिन का टाइम दिया अपील करने का,
तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 24 घंटे के अंदर जो है नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया, डिस्क्वालीफाइंग द राहुल गांधी एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये इसका इम्प्लीकेशन है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ही बेसिस हवाला बेसिकली दिया जा रहा है लिली थॉमस केस का, अगर ये जजमेंट नहीं होती और सेक्शन 84 जो ओरिजिनल था स्ट्राइक डाउन होने से पहले अगर वही चलता रहता तो वो इतना जल्दी जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होते और 3 महीने तक उनको एटलीस्ट 3 महीने के बाद ही डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द लिली थॉमस द इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस केस द इमीडिएट इफेक्ट was given to the disqualification of Mr. राहुल गांधी। सो एक दूसरा ऐसे ही एक केस था, लोक प्रहारी एक बेसिकली एनजीओ है, उसके 2018 के लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। उसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर जैसे उसके किसी भी पार्लियामेंटेरियन की या लेजिस्लेटर की जो कन्विक्शन है, अगर वो कन्विक्शन का स्टे हो जाता है तो जिस दिन कन्विक्शन का स्टे हो जाएगा अपीलेट कोर्ट द्वारा, उस दिन से डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ऑपरेट नहीं करेगी, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो जाएगी, है ना। जैसे 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में अगर राहुल गांधी अपील करते हैं और अपीलेट कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे कर दिया तो जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई नहीं रहेंगे, वो ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा और वो दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, ठीक है। बट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये एक बात इम्पोर्टेंट है कि स्टे जो है कन्विक्शन जो स्टे है वो स्टे खाली सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का नहीं होना चाहिए, स्टे ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सेंटेंस को स्टे कर दिया, सेंटेंस का स्टे नहीं बल्कि कन्विक्शन का स्टे होना चाहिए। कि अब जैसे इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो सेंटेंस का स्टे कर देना, कन्विक्टेड है बट सेंटेंस आपने स्टे कर दिया कि सेंटेंस में भी वो कम दे दे या कुछ दे दे, सेंटेंस के साथ साथ अब जो है इमीडिएट जो स्टे की बात हो रही है, सेंटेंस के साथ साथ जो है कन्विक्शन भी स्टे होनी चाहिए, तभी वो डिस्क्वालिफिकेशन काम नहीं करेगी, अदरवाइज़ वो डिस्क्वालीफाइड ही रहेंगे। तो ये था, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी का। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये जो टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राहुल गांधी वाला केस है, पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी जो है इन न्यूज़ में चल रहा है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना इस पे क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन पे एक वीडियो बनाई जाए। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। विल कम बैक with the new topics, and if you want to if you want to me to make a video on any specific topic, you can comment that topic into the comment section of this video. I'll take up that topic and will come back soon on the video on that particular topic. So thank you very much. See you in the next video. Please like, share and comment. Thank you.